words, juris and prudentia. Juris means law and prudentia means knowledge. It means any document which is giving the knowledge of law, that is called jurisprudence. इसे अपन हिंदी में बोलते हैं विधि शास्त्र. So there are some schools of jurisprudence which gives the ideology of terms of law. Different approach to the treatment of jurisprudence are represented by its various schools of thought. Different schools के द्वारा jurisprudence को treat करने के लिए different approach दी गई. Salmon preferred three schools: analytical schools, historical schools, and ethical schools. जो jurist था Salmon, उसने तीन schools को preference दिया: analytical schools को, historical schools को और ethical schools को. सबसे फर्स्ट स्कूल्स आता है इसमें एनालिटिकल और इंपेरेटिव स्कूल्स ऑफ jurisprudence. इसको अपन शॉर्ट में अपन बोल देते हैं पॉजिटिव. The analytical school is positive in its approach to the legal problem in the society. सोसाइटी में जो लीगल प्रॉब्लम है उसके लिए एनालिटिकल स्कूल एक बहुत ही सकारात्मक अप्रोच है. It concentrates on things as they are, not as they ought to be. ये इस बात को फॉलो करता है कि चीजें जैसी हैं, ना कि कैसी होना चाहिए. The main concern of the positivist is law that is actually found. जो मेन फोकस है वो इस बात पर है कि लॉ वास्तव में कैसा अस्तित्व में है. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड नॉट द आइडियल लॉ. ये आइडियल लॉ की बात नहीं करता है, ये कहता है कि कैसा अस्तित्व में है. द मोस्ट इंपोर्टेंट लीगल सोर्सेज आर लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड कस्टमरी. अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, द सोर्सेज ऑफ लॉ आर फर्स्ट लेजिस्लेशन, second judicial precedent, and third one is the customary. Legislation comes from the parliament or state legislation. Judicial precedents, the sources of law comes from the decision of the high court and supreme court. And customary law is the law of custom of any local society, which is an antiquity, continuity. The school dominant in legal England lays down the essential element that go to make up the whole fabric of law, that is state sovereignty and administration of justice. इस स्कूल ने इस बात को फोकस किया कि कानून का संपूर्ण अस्तित्व कहाँ से आता है? एक संप्रभुत्व राज्य से और उसके न्याय के प्रशासन से आता है. स्टेट की सोवरेनिटी जो होती है, राष्ट्र की संप्रभुता होती है उधर से, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है. द मोटो ऑफ एनालिटिकल स्कूल इज अबी सिविtas ibi lex, where there is a state there will not be anarchy. मोटो का मतलब होता है उद्देश्य. इस स्कूल का उद्देश्य जो है वो एक लैटिन में एग्जाम है, अबी सिविtas ibi lex. इट मींस where there is a state there will not be anarchy. जहां भी राज्य होगा, संप्रभुत्व शक्ति होगी, वहां कोई तानाशाही नहीं होगी. स्टेट इज ए नेसेसरी इक्वायर, इसलिए राज्य अपने आप में एक आवश्यक बुराई है. द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस स्कूल्स आर बेंथम, हॉलैंड, ऑस्टिन एंड सेल्मन. चार जूरिस्ट हैं, बेंथम है, हॉलैंड है, ऑस्टिन है और सेल्मन. ये चारों के चारों जूरिस्ट एनालिटिकल स्कूल्स को जिन्होंने डेवलप किया. अब अपन आते हैं बेंथम्स कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ. बेंथम्स के विधि के संबंध में क्या सिद्धांत है? सबसे पहले जो मेन एक्सपोनेंट्स हैं वो कौन है? वो आर द मेन एक्सपोनेंट्स
फर्स्ट वन इज जेरमी बेंथम, है ना। फर्स्ट यूनिट क्या है? सेकंड है आपका ऑस्टिन, थर्ड है हार्ट, मिस्टर HLA हार्ट, द फोर्थ वन इज हैंस कैल्सन। तो एनालिटिकल स्कूल्स क्या कहता है बेंथम्स के द्वारा? ट्रूली स्पीकिंग, बेंथम द फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म शुड बी कंसीडर्ड द फादर ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। यदि वास्तविकता में देखा जाए तो जेरमी बेंथम जो है, ही इज द फादर ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, है ना, फाउंडर है, पॉजिटिविज्म का फाउंडर, एंड नॉट द ऑस्टिन एज इट इज कॉमनली बिलीव्ड। He was a champion of codified law. वो कोडिफाइड लॉ का चैंपियन था। वो उसका मानना था कि लॉ का कोडिफिकेशन होना चाहिए। Bentham's work was intended to provide the indispensable introductions of a civil law. Bentham distinguished expositorial jurisprudence from the censorial jurisprudence. Bentham ने भेद किया कि जो expositorial jurisprudence को censorial jurisprudence से अलग किया। Expositorial jurisprudence क्या होता है? What the law is, कानून क्या है, that is called expositorial jurisprudence, and what the law ought to be, कानून क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं sensorial jurisprudence, है ना। This concept of law is imperative one, that is law is assemblage of sign, है ना। law क्या है? एक assemblage of sign है, declaration of volition conceived or adopted by sovereign state, है ना। While supporting the economic principle of laissez-faire, उसने इकोनॉमिकल कंसेप्ट होता है लीजर-फेयर, इसका मतलब होता है मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। राज्यों का लोगों के इकोनॉमिक अफेयर न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए, उसको बोलते हैं द कंसेप्ट ऑफ लीजर-फेयर, जिसको उसने सपोर्ट किया। ही प्रोपोनेड द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, उसने एक सिद्धांत दिया उपयोगितावाद का, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। द प्रॉपर एंड ऑफ एवरी लॉ इज द प्रमोशन ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। उसने कहा कि किसी भी कानून का अंतिम उद्देश्य अधिकतम लोगों को अधिकतम न्याय देना है। द प्रमोशन ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम न्याय या अधिकतम खुशी देना। कानून का अधिकतम उद्देश्य क्या है? फिर से पढ़ रहा हूँ, द प्रॉपर एंड ऑफ एवरी लॉ, कानून का जो अंतिम उद्देश्य क्या है? इज द प्रमोशन ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम लोगों की खुशी है, अधिकतम लोग सुखी हो, खुशी हो, ये कानून का मूल उद्देश्य है। He defined utility as the property or tendency of a thing to prevent some harm, that is to be or procure some good. उसने एक यूटिलिटेरियन जो उसने प्रिंसिपल दिया, उस यूटिलिटी को उसने, उसका मतलब क्या था? उसने कहा he defined utility as the property or tendency of a thing, है ना। कानून का उद्देश्य क्या होना चाहिए या टेंडेंसी क्या होना चाहिए? टू प्रिवेंट सम डिवाइड, कि उससे किसी बुराई को रोका जा सके, और प्रोक्योर सम गुड, और अधिकतम आनंद और शांति स्थापित की जाए। अकॉर्डिंग टू हिम द फंक्शन ऑफ लॉ मस्ट बी टू मीट दीज एंड्स, और कानून का मूल कार्य है इन उद्देश्यों की प्राप्ति करना, दैट इज टू प्रोवाइड सब्सिस्टेंस, टू प्रोड्यूस अबंडेंसी, टू फेवर इक्वलिटी एंड टू मेंटेन सिक्योरिटी, है ना। Bentham's doctrine of hedonism or theory of pain and pleasure has been criticized on the ground that the pleasure and pain alone cannot be the final test of the universe। उसकी थ्योरी जो थी प्लेजर एंड पेन थ्योरी, जिसको हेडोनिज्म बोलते हैं, उसको क्रिटिसाइज किया गया अदर जूरिस्ट के द्वारा, और उन्होंने कहा इस थ्योरी के द्वारा अकेले कानून की पर्याप्तता का टेस्ट नहीं किया, है ना।
जितना कार्य जितना डेवलपमेंट एनालिटिकल स्कूल का करा उतना वैल्यू हमने भी नहीं किया, है ना। अब ऑस्टिन क्या बोलते हैं, ऑस्टिन वाज अ लेक्चरर इन लंदन यूनिवर्सिटी। वो एक 1790 में जन्मा था, 1859 में डेथ हुई। इस ड्यूरेशन में उसने अपनी जीवन की यात्रा में ही वाज अ लेक्चरर इन लंदन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। ये अप्लाइड एनालिटिकल मेथड्स, एनालिटिकल मेथड को अप्लाई किया। लॉ शुड बी केयरफुली स्टडीड एंड एनालाइज्ड। कानून को बहुत ही सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और उसका विश्लेषण करना चाहिए। एंड द प्रिंसिपल अंडरलाइंग देयर शुड बी फाउंड आउट एंड कन्फाइंड हिज फील्ड ऑफ स्टडी ओनली टू पॉजिटिव लॉ। और उसने अपनी स्टडी को पॉजिटिव लॉ की ओर कन्फाइन करके रखा, परिधि में रखा। जस्ट पॉजिटिविज्म, लॉ सिंपली एंड स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड। लॉ सामान्य रूप से और जैसा है वैसा। लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इंफीरियर। कानून जो पॉलिटिकल सुपीरियर, जैसे राजा होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में सांसद होते हैं, वो पॉलिटिकल इंफीरियर लोगों को, जो राजनीतिक शक्तियां जिनके पास नहीं होती, उनके लिए कैसा सेट किया जाता है ना। लॉ किसके द्वारा बनाया जाता है? लॉ सेट बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इंफीरियर। पॉलिटिकल सुपीरियर क्या होंगे? द पर्सन हु हैव अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल पावर, लाइक इन पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर इन डेमोक्रेसी, एंड इन मोनार्ची इट इज द किंग, है ना। Therefore the school founded by him is called the various names। अब उसने जो स्कूल को डेवलप किया उसके स्कूल के कई नाम आए। पहला है पॉजिटिविज्म, इसका मतलब क्या है? लॉ एज इट इज, लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड। कानून जैसा है इस पर फोकस करना, ना कि कैसा होना चाहिए इस पर फोकस नहीं करना। एनालिटिकल पॉजिटिव, विश्लेषणात्मक पॉजिटिव। एंड ऑस्टिन इज कंसीडर्ड द, ऑस्टिन को क्या कहते हैं? He considered as the father of English jurisprudence। ये कहलाते हैं फादर ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। फर्स्ट यूज था उसको कहते हैं फादर ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, और सेकंड वन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश jurisprudence, है ना। His lecture was, this मतलब I am talking about Austin, John Austin। John Austin lectures was published under the title The Province of Jurisprudence Determined। उसने एक किताब लिखी, वो क्या थी? The Province of Jurisprudence Determined। Austin defined the law as a rule laid down for the guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over। उन्होंने कहा कि कानून क्या है? एक ऐसे नियम जिसमें गाइडेंस ही बहुत ही बौद्धिक क्षमता रखने वाले लोगों की, ये गाइडेंस ही है। क्या है? इन लोगों की, ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग बाय इंटेलिजेंट, है ना, हैविंग पावर ओवर। ऐसे बौद्धिक लोगों की जिनकी अन्य बौद्धिक क्षमता रखने वाले लोगों के ऊपर कुछ कंट्रोल है, उनकी गाइडेंस ही, है ना। जैसे आज की कंडीशन में जो जूरिस्ट होंगे, जो पार्लियामेंट होगी, है ना, जो ऑफिसर्स होंगे या लॉ स्कॉलर्स होंगे, वो कानून बनाने में मदद करेंगे। पॉलिटिकल सुपीरियर लोग जो होंगे, जैसे आज की स्थिति में संसद है, कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग देखें, संसद या विधानसभा, उसकी पावर अगर सोसाइटी पर है, किस संबंध में? कि वो कानून बना सकते, है ना। According to so-called proper law includes the law of God, human law and positive law। उसने कहा कि जो प्रॉपर लॉ है, जो कहा जाता है, उसमें क्या क्या आता है? लॉ ऑफ गॉड आता है, ह्यूमन लॉ भी आता है, मानव द्वारा, और पॉजिटिव लॉ भी आता है। पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है किसी के लिए संप्रभुत्व शक्ति के द्वारा स्थापित किया गया। The law properly so-called includes the law of analogy and law of metaphor। According to positive morality consists of law not set by man as political superior or in pursuance of legal right, and laws by analogy or as
कंसिस्ट ऑफ लॉ, ऐसे कानून का समावेशन है पॉजिटिव मोरालिटी में जो कि मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाया, नॉट सेट बाय द मैन एज पॉलिटिकल सुपीरियर और इन पर्सन्स ऑफ लीगल राइट, और ना ही विधिक अधिकारों के फॉलोअप में बनाई गई इस कौन पॉजिटिव मोरालिटी। एंड लॉज बाय एनालॉजी एज लॉ ऑफ फैशन, द इम्प्रॉपर लॉ लैक्स सेक्शन ऑफ दिस। तो इम्प्रॉपर जो लॉ होता है उसे राज्य का बल प्राप्त नहीं होता, प्रॉपर लॉ का। एवरी लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड मस्ट हैव थ्री एलिमेंट्स, कमांड, सैंक्शन एंड सोवरेन। उसकी एक थ्योरी थी, द लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन। लॉ क्या है? संप्रभुत्व शक्ति की कमांड है ना, फॉलोड बाय द सैंक्शन, और जो राज्य की द्वारा जो सजाएं दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है, उसके द्वारा फॉलो कराई जाती है। आपको सजाओं का भय होगा तो आप कानूनों का पालन करोगे। कानूनों के ब्रेक करने पर सजाएं क्यों बनाई गई? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ऑफ प्रोवाइडिंग द पनिशमेंट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ? बिकॉज ऑफ the reason is that the people will follow the law if they have fear about breach of law. यदि उन्होंने कानूनों के उल्लंघन करने पर सजा का भय हो तब वो कानून का पालन करें। इसलिए कानूनों को पालन कराने के लिए सजाओं का प्रावधान किया गया है ना। तो सैंक्शन क्या हुआ? कानून के लिए एक महत्वपूर्ण एलिमेंट हो जाता है। According to law, as a command of sovereign requires the subject to do or forbear from doing certain acts, है ना। विधि क्या है? संप्रभुत्व शक्ति की कमांड, requires the subject to do or forbear from doing certain acts। और वो ये उसके लिए आवश्यक है आप कोई कार्य करो या किसी कार्य से दूर रहो। There is an implied threat of sanction if the command is not obeyed। और एक implied होता है, थ्रेट होता है। एक implied threat का मतलब होता है विवक्षिता भय, कि यदि आपने कानूनों का पालन नहीं किया तो सैंक्शन मतलब सजा आपको दी जाए। तो लॉ इज ए कमांड ऑफ सोवरेन imposed by the sanction। A command is an expression of a wish by the determinate persons or body of person। एक बिल्कुल फिक्स्ड पर्सनालिटी, चाहे वो किंग हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, एक डिटरमिनेट व्यक्ति के द्वारा वो कमांड एक्सप्रेस की जाती है, मतलब बोली जाती है या आदेश दिया जाता है। That another person shall do or forbear from doing some act subject to an while in the event of disobedience sanction, जिससे कि दूसरा व्यक्ति वो कोई कार्य जिसकी कमांड दी गई है वो कार्य करे या किसी कार्य को से प्रविरत रहे, दूर रहे। To an while in the event of disobedience sanction। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यदि उसने कमांड को फॉलो नहीं किया तो उसको सजाएं दी जाए। So every law is a command imposing a duty enforced by sanction। ये आई समझा। Every law is a command। सभी कानून क्या है? एक कमांड। Imposing a duty, जो एक ड्यूटी को इम्पोज करते हैं, आपके ऊपर ड्यूटी थोपते हैं, है ना, enforced by sanction, और उनका अनुपालन या प्रवर्तन सैंक्शन के द्वारा, सजाओं के द्वारा किया जाता है। Law is a command of sovereign imposing a duty enforced by sanction। लॉ इज ए कमांड ऑफ सोवरेन। लॉ क्या है? कानून एक संप्रभुत्व शक्ति की कमांड है, इम्पोजिंग ड्यूटी, एक ड्यूटी को थोपता है आपको, एंड एनफोर्स बाय सैंक्शन, उसका प्रवर्तन सजा के माध्यम से होगा। भाई एनफोर्स कैसे होगा? जब तक सैंक्शन का भय नहीं होगा, अनलेस देयर इज फियर ऑफ सैंक्शन, हाउ अ लॉ कैन बी एनफोर्स्ड? Law is a command of sovereign imposing a duty and sanction enforced by sanction। अब वो कह रहे हैं कमांड में भी पर्टिकुलर और जनरल। पर्टिकुलर कमांड एड्रेस टू द पर्सन ग्रुप, किसी व्यक्ति विशेष को कोई कमांड देना हो या किसी ग्रुप को कमांड देना पर्टिकुलर कमांड है। और जनरल कमांड क्या होती है? एड्रेस टू द कम्युनिटी एट लार्ज एंड इन्फॉर्म
जनरल कमांड इज इफेक्टिव व्हेन द बल्क ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी हैबिचुअली यूज, और जनरल कमांड कब इफेक्टिव होती है, प्रभावशील होती है, जब संपूर्ण सोसाइटी सामान्य रूप से उस कमांड को फॉलो करे, उसका आदर करे, सम्मान। The Austin's notion of sovereignty is if a determinate human superior not in habit of obedience to a like superior receives habitual obedience from the bulk of a given society, the determinate superior is sovereign in that society. यदि कोई एक पर्टिकुलर determinate human superior not in a habit of obedience to a like superior receives habitual obedience from the bulk of given society, the determinate superior is sovereign. तो ऐसा डिटरमिनेट सुपीरियर जो जिसके ऊपर कोई किसी का शासन नहीं चलता और वो सिर्फ कमांड देता है, वो क्या कहलाएगा? सोवरेन कहलाएगा, संप्रभु शक्ति कहलाएगा, है ना? द बेसिस ऑफ सोवरेनिटी इज दस द फैक्ट ऑफ ओबीडियंस। इसका मतलब संप्रभुता का सबसे बड़ा आधार क्या है? फैक्ट ऑफ ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब आज्ञा का पालन। यदि किसी राजा का पालन जनता नहीं कर रही आज्ञा का, तो वो राजा नहीं, वो संप्रभु शक्ति हो ही नहीं सकती। संप्रभुता तो तब कहलाएगी जब कोई भी बॉडी, वेदर इट इज ए नेशन और ए किंग, गिविंग डायरेक्शन और मेकिंग रूल्स एंड द इंफीरियर और द पब्लिक, जनरल पब्लिक इज फॉलोइंग हिम। सामान्य जनमानस भी उसको फॉलो कर रहा है, उस कमांड को ओबीडियंस ही कर रहा है, आदर कर रहा है कि आपका आदेश है, हम मानेंगे इसको सामान्य रूप से। तो इसका मतलब है कि वो शक्ति संप्रभुत्व होगी, है ना? ओबीडियंस इज द मेन एलिमेंट ऑफ सोवरेनिटी। संप्रभुता का मेन एलिमेंट्स आवश्यकता तो क्या है? ओबीडियंस, आज्ञा का पालन। द सोवरेन पावर इज अनलिमिटेड एंड इंडिविजिबल। सोवरेन पावर क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है ना? और क्या होता है? इंडिविजिबल, इसको क्या डिवाइड नहीं किया जा सकता। द सोवरेन इज नॉट बाउंड बाय एनी लीगल लिमिटेशन और बाय लॉ। सबसे महत्वपूर्ण बात उसने ये बताया कि संप्रभुत्व शक्ति स्वयं अपने द्वारा बनाए हुए कानून और सीमाओं से बाध्यकारी नहीं है, बंधी नहीं है। मतलब वो स्वयं के कानूनों को स्वयं बदल भी सकती है ना? स्वयं पे बाध्यकारी नहीं होते, मतलब उन कानून का संशोधन भी कर सकती है और वो कानून स्वयं पे भी लागू नहीं होते, है ना? The Austin definition of law as the command of sovereign suggests that only the legal system of the civilized society can become the proper subject matter of jurisprudence. उसने कहा कि जो मेरी कॉन्सेप्ट है कमांड ऑफ सोवरेन, ये क्या सजेस्ट करता है कि ओनली लीगल सिस्टम ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी कैन बिकम द प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। कि विधि शास्त्र का मुख्य सब्जेक्ट मैटर और सारभूत तत्व क्या हो सकता है? लीगल सिस्टम, एक विधिक तंत्र ही सिविलाइज्ड सोसाइटी में विधि शास्त्र का प्रमुख तत्व हो सकता है। मतलब लीगल सिस्टम होना चाहिए किसी भी सोसाइटी में। डेमोक्रेसी में लीगल सिस्टम जो डेवलप हुआ है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना? एक यूनिटरी पावर भी है ना? उस लीगल सिस्टम को फॉलो है ना? तो लीगल सिस्टम होना चाहिए। Because it is possible only in such society that the sovereign can enforce his command with an effective machinery of administration. क्योंकि लीगल सिस्टम के साथ ये संभव होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए कोई कमांड को एनफोर्स कराए। बेसिक सिस्टम नहीं होगा तो कमांड का फॉलोअप कैसे होगा सोसाइटी में? और यदि कमांड का फॉलोअप नहीं होगा तो जुडिशरी में जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? न्याय का प्रशासन, है ना? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो न्याय है उसको एडमिनिस्टर करना है, उसको प्रशासन करना है। ऑस्टिन की डेफिनेशन है कस्टम को इग्नोर करना है ना? ऑस्टिन however accept that there are three kinds of law which do not command may be included in the preview of the jurisprudence by way of exceptions, है ना? उन्होंने कहा तीन कानून ऐसे भी हैं, तीन प्रकार की विधियां ऐसी भी हैं जो कोई कमांड नहीं है ना? कोई राजाज्ञा नहीं है, फिर भी वो अपवाद स्वरूप कानून हो सकते हैं, जैसे डिक्लेरेटरी और एक्सप्लेनेटरी लॉ, घोषणात्मक विधियां, है ना?
प्रकार की सजाएं नहीं जुड़ी, नो सेंसर अटैच। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स फोर्स फ्रॉम पब्लिक ओपिनियन रिगार्डिंग इट्स एक्सपीडियंस इन गवर्नमेंट। उसका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अपना जो बल प्राप्त करता है वो पब्लिक ओपिनियन से बल प्राप्त करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिसमें पब्लिक पूरा विरोध करता है। संपूर्ण भारत की संपूर्ण जनता यदि किसी संवैधानिक प्रोविजन का विरोध करती है तो उसको उससे हटाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में स्वयं ही विधि व्यवस्था बना के रखी है। आर्टिकल 368 में दिया ही है कि मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान का संशोधन किया जा सकता है। वो इसलिए दिए कि सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के द्वारा यदि सोसाइटी में चेंजेस आते हैं समय के साथ और यदि कानून को बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो विधि का पालन करते हुए, सम्मान करते हुए उसमें परिवर्तन कर दिया जाए, है ना। मतलब हम कोई प्रोविजन हटा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसको डिसोबे कर रहे हैं। आज की परिस्थितियों में कुछ नहीं या भविष्य की परिस्थितियों में नुकसान हो सकता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना इसलिए वैलिड भी है और आवश्यक है, क्योंकि सोसाइटी गेट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, सो इट इज द नीड टू चेंज द लॉ अकॉर्डिंग टू द सोसाइटीज चेंजेस। समाज जैसे बदल रहा है वैसा कानूनों का बदलाव भी आवश्यक है ना। आप 1000 साल पहले वाले कानून आज लागू कर सकते हो, वो व्यवस्था बदल गई, समाज में परिवर्तन आ गया, समाज बदल चुका है, लोगों के जीने के ढंग, लोगों की एक्सपेक्टेशन चेंज हुई है, तो अब कानूनों में उन चीज़ों का समावेशन करना पड़ेगा। अब आता है मिस्टर हार्ट, H.L.A. हार्ट। ये क्या कहते हैं? प्रोफेसर हार्ट में बी रिगार्डेड एज द लीडिंग कंटेम्परेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश पॉजिटिव। ब्रिटिश पॉजिटिव के फाउंडर हैं। वो कौन थे? ऑस्टिन थे, फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। ये क्या है? फाउंडर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश पॉजिटिव। ही रोट एन इन्फ्लुएंशियल बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम क्या था? द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ लिखी है किसने? H.L.A. हार्ट। इन्होंने लिखी थी वैसे तो प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इन्होंने लिखी है द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, है ना। इन्होंने ऑस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, आलोचना करी। अकॉर्डिंग टू हार्ट, लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स व्हिच आर ऑफ ब्रॉड एप्लीकेशन एंड नॉन ऑप्शनल कैरेक्टर, है ना। जो कानून जो होते हैं उनमें क्या समाहित होता है? ऐसे नियम समाहित होते हैं जिनका उपयोग विस्तृत रूप से होता है ना, जो जो कभी भी वैकल्पिक नहीं होते, which are at the same time amenable to formalization, legalization and adjudication, और जिनको उसी समय पर उनका फॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, लेजिस्लेशन एंड एडजुडिकेशन किया जा सकता है ना। He said the law is the system of social rules. उन्होंने कहा कि कानून क्या है? एक सिस्टम है। कैसा? सामाजिक नियमों का सिस्टम। विधि जो है एक सामाजिक नियमों का तंत्र। इट मीन्स रूल्स स्प्रंग फ्रॉम सोशल प्रेशर। सामाजिक दबाव से जो नियम बनाए आते हैं जिनका पालन करना आवश्यक है, वो सिस्टम क्या कहलाता है? विधि कहलाता है। विच एक्वायर द कैरेक्टर ऑफ लीगल रूल्स, और वो रूल्स ही लीगल कैरेक्टर स्टेबलाइज करता है। लॉ इज अ बॉडी ऑफ पब्लिक अथॉरिटेबल रूल्स। कानून क्या है? पब्लिक के द्वारा निर्धारित नियम। हार्ट इज इक्विवेलेंट टू ए लीगल सिस्टम। अकॉर्डिंग टू हार्ट, लॉ इज इक्विवेलेंट टू लीगल सिस्टम। हार्ट के अनुसार विधि एक लीगल सिस्टम के बराबर ही है।